ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ अनीमिया। तो अनीमिया की डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज डिक्रीज इन द सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल मास, डिक्रीज इन द सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल मास, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन या फिर डिक्रीज्ड आरबीसी काउंट या फिर डिक्रीज्ड हेमाटोक्रिट पीसीवी, okay, below the normal range of the patient in terms of its age, sex and altitude of its residence. In short, it is decrease in RBC hemoglobin या फिर hematocrit value. अब normal adult hemoglobin level is 13 to 17, on an average 15 ले लेते हैं, और in females में it is 12 to 15, average 13. They are hemoglobin level range. अब क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया, तो इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशंस है, पुराने और कुछ नए वाले भी। तो अनीमिया में क्लासिफाइड बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या फिर इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल मतलब बेस्ड ऑन इट्स शेप, साइज, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, एंड अदर वन इज इटियोलॉजिकल या कॉज ऑफ द अनीमिया, उसके बेसिस पे। तो ये सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द साइज एंड द हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। साइज मतलब साइटिक और हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन क्रोमिक। तो इट इज़ नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, और अदर वन इज मैक्रोसाइटिक। तो ये हो गया मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब अनीमिया ओवरऑल मतलब डिक्रीज्ड आरबीसी, तो किसकी वजह से हो सकता है? एक तो अगर ब्लड लॉस हुआ, ठीक है, तो उसकी वजह से आरबीसी कम होंगे। एक आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ गया उसकी वजह से। दूसरा आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो गया उसकी वजह से। तो ये 3 पॉइंट्स है ऑफ ओवरऑल इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वन इज ब्लड लॉस, सेकंड इज इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन, एंड अनदर वन इज इंक्रीज रेड सेल डिस्ट्रक्शन, जिसे कहते हैं हीमोलाइटिक अनीमिया। ब्लड लॉस किसकी वजह से होता है? ये सारे कॉजेज है, एक्यूट ब्लड लॉस एंड क्रॉनिक ब्लड लॉस। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज ट्रॉमा। अब इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन मतलब आरबीसी प्रोडक्शन कम हो गया है, तो वो किसकी वजह से हो सकता है? बेसिकली आरबीसी प्रोडक्शन होता है इन द बोन मैरो। तो अगर बोन मैरो की कोई भी डिसीज़ होगी, ओके, लाइक मैरो इन्फिल्ट्रेशन या मैरो नियोप्लाज्म, एप्लास्टिक अनीमिया, ल्यूकेमिया, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, मतलब मैरो की कोई भी डिसीज, उससे आरबीसी प्रोडक्शन कम होगा। दूसरा है डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस, मतलब जो फैक्टर्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस आर डेफिशिएंट, मतलब कम होंगे, आर लेस और दे आर एब्सेंट। तो वो कौन से फैक्टर? एक विटामिन B12, फॉलिक एसिड, एरिथ्रोपोइटिन, आयरन, दीज आर द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस। दूसरा है डिक्रीज हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, वो किसकी वजह से होता है? आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, सिडरोप्लास्टिक अनीमिया और थैलेसीमिया। और लास्ट वन है इंक्रीज्ड रेड सेल डिस्ट्रक्शन, मतलब हीमोलाइसिस। तो वो इंट्रिंसिक हो सकता है या इंट्रा कॉर्पस्कुलर, और एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है, एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर। तो ये सारे कॉजेज ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन। ओके, ये हो गया क्लासिफिकेशन, इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब एक लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है, वो देखते हैं। तो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन ये कहता है कि अनीमिया इज क्लासिफाइड इनटू हाइपोप्रोलिफरेटिव अनीमिया एंड हाइपर प्रोलिफरेटिव अनीमिया, एंड दिस इज बेस्ड ऑन रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट हमने देखा था इमेच्योर आरबीसी होता है, नॉर्मल रेंज 0.5 to 1.5%। स्टेन्स हमने देख लिए थे। रेटिकुलोसाइट अगर कम होगा तो इट इज़ हाइपोप्रोलिफरेटिव, अगर ज़्यादा होगा तो हाइपर प्रोलिफरेटिव। ये रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स, पेशेंट हीमोग्लोबिन अपॉन डिजायर्ड हीमोग्लोबिन, मतलब नॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर दैट रेंज, ओके, हीमोग्लोबिन ऑफ द पेशेंट अपॉन डिजायर्ड हीमोग्लोबिन इनटू रेटिकुलोसाइट काउंट इन परसेंटेज, रेटिक काउंट अपॉन 2। ये हो गया रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स। अब अगर आरपीआई लेस देन 2 होगा, इट इज़ हाइपोप्रोलिफरेटिव, इफ इट मोर देन 1 इट इज़ हाइपर प्रोलिफरेटिव। अब हाइपोप्रोलिफरेटिव में कौन से आते हैं? लाइक नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक, माइक्रोसिटिक, हाइपोक्रोमिक, मैक्रोसिटिक, ये सारे हाइपोप्रोलिफरेटिव में आते हैं। और हाइपोप्रोलिफरेटिव में अगर हीमोलाइसिस हुआ, आरबीसी डिस्ट्रक्शन बढ़ी, तो उसकी वजह से आरबीसी प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी, तो इसकी वजह से बोन मैरो प्रोलिफरेशन होगा, इसकी वजह से इसका नाम है हाइपर प्रोलिफरेटिव। ये था पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया।